दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज से हम एक विशेष सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज बिहार चुनाव तक अनवरत रूप से जारी रहेगी। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, बिहार चुनाव तक ये सीरीज जारी रहेगी। और इस सीरीज में ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। हमारे दर्शकों की काफी डिमांड थी, बीच में हम काफी व्यस्त हो गए थे। ऋषि जी भी निजी निजी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, मैं भी कुछ व्यस्त था, समय नहीं निकाल पा रहा कि अपने दर्शकों के साथ हम और ऋषि मिश्रा जी आए। लेकिन बिहार के मुद्दे पर ऋषि मिश्रा जी जब तक बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन नहीं होगा, यहां तक कि उसके बाद भी हमारे साथ अनवरत रूप से जुड़े रहे। और ये सीरीज, बिहार स्पेशल चर्चा की ये सीरीज, प्रतिदिन आपसे हम रूबरू होते रहेंगे इस सीरीज में और बिहार की ताजा तरीन खबरों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आज इस सीरीज का पहला दिन है और आज से आपके सहयोग की हमें जरूरत होगी। उम्मीद है आप हम पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कल बिहार बंद है और कल बिहार बंद का आह्वान महागठबंधन में शामिल दलों ने किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों कल पटना की सड़कों पर होंगे। बिहार के अलग अलग कस्बों में बंद का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये बंद हो क्यों रहा है? तो ये बंद हो रहा है भारत के चुनाव आयोग के फरमान की वजह से। 11 डॉक्यूमेंट चाहिए वोटर वेरिफिकेशन के लिए और जब चुनाव करीब आ गया तब वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जबकि 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच में स्पेशल समरी रिव्यू चुनाव आयोग करा चुका है। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार तो ज्ञानेश कुमार है, उनके आदेश को आप देखेंगे, आज की अंग्रेजी अखबारों की कटिंग को देखें या कुछ दिनों के पहले की अखबारों की कटिंग को देखें, बड़े अजीबोगरीब हालात हैं। सब डॉक्यूमेंट अलाउ है। पासपोर्ट चाहिए, मैट्रिक या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, पेंशन का पेपर चाहिए, किसी डिपार्टमेंट का आई कार्ड चाहिए, वगैरह वगैरह 11 डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट सबके पास है वो नहीं चाहिए। आधार नहीं चाहिए, पैन कार्ड नहीं चाहिए, वोटर कार्ड नहीं चाहिए। ये अनोखा प्रमाण पत्र की कोशिश है। और आज एक अंग्रेजी अखबार में देख रहा था, उस अंग्रेजी अखबार में देखने के बाद ये लगा, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने वालों की बाढ़ आ गई है अचानक बिहार में। क्यों आ गई है? वोटिंग राइट बचाने के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार चाहिए। पासपोर्ट को अलाउ किया गया है, पासपोर्ट बनाने के लिए भी आधार चाहिए। मैट्रिक का फॉर्म भरना है तब भी आधार चाहिए। लेकिन पासपोर्ट को ज्ञानेश कुमार ने अलाउ कर दिया, मैट्रिक का प्रमाण पत्र अलाउ कर दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अलाउ कर दिया। लेकिन वो सब सर्टिफिकेट जिसके आधार पर बन रहे हैं, जिस आधार कार्ड के आधार पर बन रहे हैं, उसे अलाउ नहीं किया। तो ये तुगलकी फरमान, कम से कम मेरे पास जितना भेजा है, ऋषि मिश्रा जी के पास जितना भेजा है, दिमाग में भेजा जितना बचा हुआ है, हम लोग के भेजे में जितनी चीजें घुस रही है, ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है। लेकिन इसके साथ साथ चर्चा हम इसकी भी करेंगे कि बिहार के दोनों गठबंधनों में क्या चल रहा है, राजद कांग्रेस का पेच कहां फंसा है और एनडीए गठबंधन का पेच कहां फंसा है। सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार बंद पर सवाल करते हैं। ऋषि जी, सीधा बताइए हमारे दर्शकों को, कल के बिहार बंद के पीछे जो चिंताएं हैं, उस चिंताओं को बिहार की जनता की चिंता से जोड़कर देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सड़क पर उतरना जितना मायने नहीं रखता है, उतना मायने तो ये रखता है कि वाकई इस देश में चुनाव आयोग को नागरिकता को तय करने का अधिकार कौन सी संसद और कौन सी संविधान ने दे दिया। नागरिकता को तय देखिए करने का अधिकार तो जी, ये बड़ा अजीबोगरीब है कि इस तरह की देखिए बातें की जा रही है। कल के बंद के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए देश में कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन लिया जाता था पूर्व में, तो आम सहमति से, आम लोगों से बातचीत कर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को फेथ में लेकर उनसे बातचीत करने के बाद ही डिसीजन हुआ करता था। आप देखिए कि बिहार में चंद महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद चुनाव है और एकाएक चुनाव आयोग डिसीजन ले लेती है कि हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। अब बताइए कि आपने तमाम 11 डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। आप ये बताइए कि जो लोग बाहर रहते हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, श्रमजीवी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे आएंगे? जो पाई पाई जोड़ के
काम के तलाश में बाहर जाते हैं, वो महंगे टिकट लेके सिर्फ अपने मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी चीजों के लिए हम आधार का डिमांड करते हैं, और और पहचान पर क्या कहते हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार जरूरी नहीं है। यानी आधार के आधार पे ही आप सवाल उठा रहे हैं। जो आधार जो अपने आप में हम जब आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान में, तो हमने ये दिखाया पूरे वर्ल्ड को कि देखिए हमने कुछ शॉर्ट पीरियड में, कुछ समय में पूरे देश का एक जो मतलब पहचान पत्र तैयार कर लिया है। नहीं सर, पूरे देश का जो डाटा 11 हमारे डॉक्यूमेंट पास अलाउ है। किया है, जो 11 डॉक्यूमेंट अलाउ जी, किया है, उसको उसमें से किसी को भी बनवाने जाइए तो आधार जरूरी है। लेकिन तो अभिषेक जी चुनाव आयोग के इन मंशा पे सवाल है, चुनाव आयोग के टाइमिंग पे सवाल है, चुनाव आयोग ने इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है उस पे सवाल है। क्या आप 1 महीने के अंदर, 22-25 दिनों के अंदर, क्या इतने बड़े एक्सरसाइज को आप सही ढंग से, सुचारू ढंग से फॉलो करवा लेंगे? क्या आपके जो तमाम जो बीएलओ हैं वो इतने दक्ष हैं? तमाम जो कर्मचारी हैं इतने दक्ष हैं? बहुत से लोग इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने डिबेट में इस विषय को उठाया है। तो चुनाव आयोग को ये करना चाहिए था, ये डिसीजन उन्होंने लिया तो सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, तमाम लोगों से राय विचार करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते। आप देखिए बिहार में कुछ दिनों के बाद दिखेगा कि आधे बिहार जो है बाढ़ के चपेट में होगा। उस एरिया में आप क्या कीजिएगा? नहीं, इन 11 तो डॉक्यूमेंट्स में से 50% लोग जी, बिहार में ऐसे हैं जिनके पास इन 11 में से कुछ भी नहीं है। 8 करोड़ वोटर है, मैं आपको बता दूं संक्षेप में, 8 करोड़ वोटर है, 27,44,000 के पास पासपोर्ट है। बहुत लोग 10वीं पास भी नहीं है। अच्छा, बहुत लोग एक ऐसे हैं एक जिनकी शादी हुई है, उसके बाद वो अपने ससुराल में आके वोटर बनी है। कोई दूसरे जिलों के, दूसरे ब्लॉक के हैं, कुछ दूसरे राज्यों की भी लड़कियां हैं। अब सवाल ये उठता है, आप कुछ दे मजदूर है जो बाहर कमा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो कहां से ला करके देंगे आपको? जो 10वीं पास नहीं है वो कहां से ला करके देंगे? अगर आप कल्पना कीजिए देखिए, तेजस्वी यादव के पास पासपोर्ट नहीं होता, तो तेजस्वी यादव भी 10वीं पास नहीं है, वो कहां से ला करके देते? मतलब तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल नहीं उठा रहे। इस देश में के कामराज जैसे महान नेता हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन शायद ही कोई मुख्यमंत्री के कामराज के बराबर की टक्कर का इस देश के अंदर हुआ। उतना काबिल व्यक्ति, कामराज राज लोग कहते हैं तमिलनाडु में। इसलिए शिक्षा कोई वैसा नहीं है कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा से कोई, हम एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरह के तुगलकी फरमान के बाद जब राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे हैं, तेजस्वी यादव सड़क पर उतर रहे हैं, इंटायर ऑपोजिशन सड़क पर उतर रहा है, इलेक्शन कमीशन को जाकर ज्ञानेश कुमार को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन हालात क्या है? आप मतलब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन के आदेश आप का बचाव करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं नहीं वो सही कर रहा है। आप यही तो सवाल है कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब जो सत्तासीन पार्टी है उनके प्रवक्ता दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का आपने नाम लिया, तेजस्वी यादव की पत्नी दिल्ली की रहने वाली है, पहले कुछ और नाम था, अब वो कुछ और नाम से जानी जाती है। तो उनका कैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूपी के रहने वाली हैं, बंगाल के रहने वाली हैं, उड़ीसा के रहने वाली हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं, राजस्थान के रहने वाली हैं, उनका शादी बिहार में है। उनमें से बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनका 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 वोटर आईडी कैसे बनाएंगे? उनको सूची में कैसे डालेंगे? उनसे क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे आप? जी, तो तमाम चीजें हैं। देखिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, ना किसी को विरोध करना चाहिए, लेकिन सवाल टाइमिंग, मंशा और टाइम पीरियड को लेकर है। इतने शॉर्ट पीरियड में आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? चुनाव के चंद 2 महीने पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया ना, आपने तमाम लोगों से बात किया। और एक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो एक मतलब एक छत्र, जो मतलब मतलब कोई एक व्यक्ति है डिसीजन ले लेता है, उसी प्रकार का छाप मुझे चुनाव आयोग के वर्किंग पे लग रहा है।
आए, मन में आया मन में कुछ आया चुनाव आयोग को और आपने फरमान सुना दिया। भैया हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको विश्वास में लेने के बाद ही कोई डिसीजन होता है। जी और चलिए अब राजनीतिक सवालों पर चलते हैं। मैं एक सवाल करके और खत्म करूंगा आपको अभिषेक जी कि इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों का ही कंसर्न नहीं है, आम आवाम का भी कंसर्न है, जो बाहर रहते हैं, जो कोई विदेश रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई लंदन रह रहा है, जी तो उन लोगों का क्या होगा अभिषेक जी? ये मेरा आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह है कि इन सवालों पे आप जरूर गौर फरमाएं और ऐसा एक सॉल्यूशन लाए ताकि सभी लोगों का इसमें कल्याण हो, सभी लोगों का मतलब एक तरह से वो संतुष्ट हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जब यही कराना था तो जो स्पेशल समरी रिव्यू अक्टूबर से जनवरी के बीच में कराया, उसी समय ये काम करवा लेते। वो क्यों कर, जब ये कराना था तो वो क्यों कराया? और दूसरा सवाल कि फिर वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक क्यों कराया? जब आधार से लिंक करवा ही लिया, फिर जरूरत क्या थी? पैन कार्ड से लिंक करो आधार को, वोटर आईडी को लिंक करो, पेंशनर जो भी है पीपीओ बुक से लिंक करो, तरह तरह के आदेश आते रहते हैं। लेकिन खैर, ये देश तो मौजूदा दौर में आप जान रहे हैं कि लाइन में लगाने का दौर है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के नाम पर लोग लाइन में खड़े हो जाए। लाइन में खड़े होते हुए मैं लोगों को देखता हूं तो बहुत कोफ्त होता है। ऋषि जी आप देखिए, शादी विवाह में आजकल बिहार में जाइए, देखने में क्या मिलता है? प्लेट लेके लोग लाइन से बढ़ते रहिए, पता चला आपके आपकी थाली में जो चिकन रखा हुआ है या मटन रखा हुआ है उसका ग्रेवी गिर रहा है दूसरे के कोट पर। वो आप गए हैं अलग, वहां झगड़ा कर रहे हैं। तो ये लाइन में लगने में भी बिहार के लोगों को मजा आ रहा है, कुछ लोगों को क्योंकि आदत पड़ गई है। वो देखिए, प्लेट लेके सोफिस्टिकेटेड भिखारी की तरह शादी समारोह में प्लेट लेके बढ़ते रहिए और पॉकेट में लिफाफा लेके जाइए, 2001 रुपया, 1001 रुपया या 501 रुपया, धीरे से थमाइए और 500 के बदले में 1000 का खाइए। ये जो धंधा चल रहा है, मैं वो नहीं कर रहा कि 500 के बदले में 1000 खाइए, लेकिन ये चल रहा है। ऋषि जी लाइन में लगने के दौर में गठबंधन भी दोनों लाइन में लगे हुए, एक एक कर हम उस पर आ रहे हैं। सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या खबरें हैं जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप तो लाइव वायर है बिहार की राजनीति को। हर खेमे की खबरें सबसे पहले जिन तक पहुंचती है उन चंद पत्रकारों में आपकी गिनती है। जी देखिए, इंडिया गठबंधन में तालमेल एक तरह से बन चुका है। लीडरशिप कौन होगा, किसके लीडरशिप में चुनाव होगा, मोटा मोटी ये सहमति बन गई है। डिफरेंसेस जो है सीटों को लेकर है और सीटों का बंटवारा कैसे हो उस पे उसको लेकर माथापच्ची है। जैसे अब राजद कांग्रेस में देखिए, अब राजद बड़ी पार्टी है, अब राजद जो है थोड़ा मतलब बड़े भाई की भूमिका में है, तो थोड़ा जैसे परिवार में देखते हैं बड़े भाई हमेशा आदेश देते हैं, ये कर लो, वहां चले जाओ। लेकिन परिवार में बड़े भाई छोटे भाई का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं देखने को मिलता अक्सर कि बड़े भाई छोटे भाई का ख्याल रखे। अब सुनने में ये आया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई यानी कांग्रेस को आदेश दिया है कि भाई आपके जो भी उम्मीदवार होंगे उसकी सूची पहले आप हमें दें। भैया गठबंधन है, ये समर्पण नहीं है। कांग्रेस राजद के बीच गठबंधन हो रहा है, एक गठबंधन हो रहा है। गठबंधन में आप इस बात को लेकर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। यदि कोई किसी एरिया का जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण बैठाना है तो आप आपसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप यदि इस समाज को दे रहे हैं तो आप इस समाज को दीजिए। लेकिन कोई बड़े भाई की भूमिका में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे भाई को ये आदेश देंगे कि आप ये इन 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 सीटों पे ये उम्मीदवार ही दीजिए। उम्मीदवार कौन होगा उस पार्टी का निर्णय होना चाहिए। ऋषि जी जैसी सूचना आप दे रहे हैं तो आप हमें ये चीज समझना है आपसे, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गठबंधन में सरेंडर नहीं होता है, गठबंधन में म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है। हर पार्टी का एक विशेषाधिकार है कि वो पार्टी जिस किसी भी सीट पर चुनाव लड़े उसके कैंडिडेट का सिलेक्शन हर पार्टी अपनी मर्जी से करे कि किस व्यक्ति को, किस समाज के व्यक्ति को टिकट देना चाहती है। ना तो किसी विपक्षी दल को, ना किसी गठबंधन सहयोगी को किसी के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी कांग्रेस को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है कि आप उनको टिकट दीजिए, उनको मत दीजिए।
या अपनी सूची हमें दिखाइए, या अपना कैंडिडेट का पैनल हमें दिखाइए कि इस अमुक सीट पर कौन कौन से नाम आपने तय कर रखे हैं, 2-3 नाम जो भी तय किए हो। ये अधिकार राजद को भी नहीं है, ये अधिकार माले को भी नहीं है कि दूसरी पार्टियों से मांगे या दूसरी पार्टियां माले से मांगे। भाजपा और जदयू में क्या होता है, जो सीटें जेडीयू को लड़नी है वो नीतीश कुमार तय करेंगे। मजाल नहीं है किसी भाजपा नेता की गलती से भी पूछ दे कि आपका कैंडिडेट कौन होगा। और जो सीटें भाजपा को लड़नी है उसमें मजाल नहीं है किसी जेडीयू वाले के कि ये पूछ दे कि भाई आपका कैंडिडेट कौन होगा। जो कैंडिडेट होगा गठबंधन धर्म का पालन होगा, ये बात है। पिछली बार हालांकि एक पक्ष से गठबंधन धर्म का पालन उधर नहीं हुआ था, चिराग मॉडल हो गया था, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस उसके पहले भी वही थी कि गठबंधन धर्म का पालन हो। आपको क्या लगता है, बिहार में पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार कहा जा रहा है एक आध पार्टियां बढ़ी हुई है, पशुपति पारस की पार्टी और एक पार्टी ऐसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी तक तो यहाँ है, भविष्य का पता नहीं है। तो इस तरह की पार्टियां कुछ है और स्वाभाविक है कि एडजस्टमेंट एक एक, दो दो, तीन तीन सीटें सबको करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई आखिर कहां से 243 से तो बढ़ नहीं जाएगी, सीटें तो 243 ही रहेंगी ना, तो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार तो सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा नए लोगों के लिए। तो क्या आपको लगता है ये मामला कहां जाकर रुकेगा? देखिए, एक बात बता दूं, पशुपति पारस को राजद अपने कोटे से एडजस्ट करेगी। और चर्चा जो है कि जो राजद ने विधानसभा वाइज कैटेगराइज किया है, ये सीट ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है, सी कैटेगरी का है, तो उसमें जो खबर मेरे पास है 5-6 सीटें ऐसी हैं जिसको राजद ने सी कैटेगरी में डाल रखा है, जो राजद कई वर्षों से कई चुनाव नहीं जीत रही है। जैसे उसमें से एक आप नाम ले सकते हैं मोकामा का। ऐसे सीटें पशुपति पारस को दिया जा सकता है। देखिए, पशुपति पारस, ये बात तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि पशुपति पारस एक सिंबॉलिक रूप से उनको गठबंधन में रखा गया है ताकि दलितों में मैसेज आए, खासकर पासवानों में मैसेज आए। लेकिन पासवान इनके साथ हैं, कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, फॉर्मूला ये दिया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन में जो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके आधार पे सीटों का बंटवारा हो। जैसे कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ी है तो 9 को 6, मतलब ये जनरली एक लोकसभा में 6 सीटें होती हैं, 6 या 7 सीटें होती हैं। उस अनुसार से एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकाला गया जिसमें 54-55 सीट कांग्रेस के खाते में मोटा मोटी बनती है। मुझे नहीं लगता कि 54-55 में कांग्रेस मानेगी, कांग्रेस कम से कम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, लेकिन सवाल ये मुझे जो उठता जानकारी है, जी मुझे जो जानकारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बातें चर्चा आई है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता किसी बात को, जो चर्चाएं सुनी है मैंने, शायद आपने भी सुनी हो या आपके पास ज्यादा जानकारी हो। मैंने सुना कि कांग्रेस करी या तो 70 सीट दीजिए, या फिर यदि संख्या को 70 से कम करते हैं, नई नए और छोटे दल जो न्यू एंट्री वाले हैं उनको एडजस्ट करने के नाम पर यदि कम करते हैं, तो फिर हमारी डिजायर्ड सीटें दीजिए, जो कांग्रेस पार्टी की इच्छित सीटें। और ये बातें कांग्रेस पार्टी ने कह दी है कि इच्छित सीटों का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी सिटिंग सीट मांग रहे हैं, जीती हुई सीट मांग रहे हैं। जो सीटें किसी गठबंधन सहयोगी ने पिछली बार नहीं जीती थी, उनमें से कुछ ऐसी सीटें उस कांग्रेस को चाहिए जो फेंकी हुई सीट पिछली बार दे दी गई थी वो नहीं चाहिए। ये बात है कांग्रेस की तरफ से कि दोनों बात तो चलेगी नहीं कि आप नंबर भी कम करेंगे और फेंकी हुई सीट भी देंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। ये कांग्रेस का कहना है, क्या आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, नहीं, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस कह रही है कि हमें वो सीटें दीजिए जो हम जीत सके। अब जो मान लीजिए कई वर्षों से आप जहां आपने चुनाव जीता नहीं है वो सीटें आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, और उन सीटों पे हमारा सामाजिक समीकरण फिट नहीं बैठता है। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं, जो भी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस इस बार बहुत ही गंभीरता पूर्वक चुनाव लड़ने जा रही है। और अल्लाह विरु जो है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या सह प्रभारी हैं, तमाम लोग और जो एजेंसियां कांग्रेस लगा रखी है ग्राउंड पे, उनके ऑब्जर्वेशन के बाद, उनके फिल्टर होने के बाद ही उम्मीदवार तय होगा कि कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, नालंदा में श्रवण कुमार के विरुद्ध एक ऐसे उम्मीदवार, एक ऐसे पहलवान की तलाश में है जिस उस पहलवान को वह पहलवान निर्दलीय लड़ते हुए 58,000 वोट लेके आए थे। छोटे मुखिया या कुछ उसके उनका नाम है। आप समझ जाइए, जो व्यक्ति निर्दलीय 58,000 वोट श्रवण कुमार के विरुद्ध ला सकता है तो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में क्या करिश्मा करेगा। तो इस प्रकार का कांग्रेस मतलब तैयारी कर रही है।
तो मुझे मोटा मोटी मुझे लगता है कि 60 के आसपास कांग्रेस को मिलने जा रही है। और उसमें अब ये सवाल उठता है कि मुकेश सहनी का डिमांड बहुत लंबा चौड़ा 60-70 सीट तो भी मांग रहे हैं, हालांकि कांग्रेस भी 90 मेरे 100 सीट पास जो कांग्रेस भी मांग जानकारी रही है है। ऋषि जी, उनके मेरे पास जो जानकारी है, 3 सिटिंग सीटें जो मुकेश सहनी की है पिछले चुनाव में जीती थी, उन 3 सिटिंग सीटों पर न तो राजद ने दावेदारी की है, न ही कांग्रेस ने दावेदारी की है, न ही किसी दूसरे सहयोगी दल ने दावेदारी की है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, यदि वो सत्य है तो। और उन पर भी वही फॉर्मूला लागू हुआ है कि जिनकी जो सिटिंग सीटें हैं उस पर दावेदारी नहीं है। सिटिंग सीटों के देखिए, अलावा जो सीट इक्का दुक्का सीटें इधर उधर, मतलब 5-7 सीटें, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी पहले तय तो करे इधर लड़ना है कि उधर लड़ना है। अभी की सूचना के मुताबिक वो इधर ही खड़े हैं, लेकिन एक दिन कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कह रहे थे कि कांग्रेस का वजूद ही नहीं है बिहार में, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका कुछ निश्चित तौर पर कुछ होगा, तभी कह रहे होंगे, ऐसे नहीं कह रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं जी। देखिए तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को जानते हैं, और ऐसे छोटे पॉलिटिकल पार्टी पे तेजस्वी यादव भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सामाजिक जाहिर भाई समीकरण जान, को दुरुस्त दुरुस्त करना है, एमओआई से, एमओआई का जो आधार है उसमें ऐड ऑन करना है, तो ऐसे हालात में मुकेश सहनी जरूरत है महागठबंधन की। लेकिन मुकेश सहनी पे तेजस्वी यादव विश्वास नहीं करते हैं, और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि कम से कम देखिए सीटों पे ऋषि मुकेश जी, सहनी को एडजस्ट किया जाए। जी। ऋषि जी, और एक बात करके खत्म करो, सुन लीजिए। और मुकेश सहनी जो है 2 नावों का सवारी अभी तक कर रहे हैं, जो मेरे जी, पास खबर है। उनका एनडीए में भी बात चल रही है, और एनडीए में जो सीटों का रसाकसी है वहां मुझे नहीं लगता 8-10 सीटों से अधिक का कोई गुंजाइश भी है मुकेश सहनी का। वो भी बहुत एडजस्ट करने के बाद जब 17-18 पे चिराग पासवान मान जाएंगे, जो मुझे लगता है एक तरह से असंभव है। जी। तो खैर वही मुकेश हम एनडीए सहनी के सवाल पर आ रहे हैं। कभी एनडीए, जी, कभी भी एनडीए के रिलायबल न महागठबंधन के लिए हो सकते हैं, न एनडीए के लिए हो सकते हैं। जी। उनके सवाल पर, हम एनडीए के सवाल पर भी आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के जो कोर वोटर है उनके बारे में मैंने जो आकलन किया, अभी बिहार प्रवास पे मैं 1.5-2 महीने तक था, वहां मैंने देखा कि मुकेश सहनी के समुदाय के ज्यादातर वोटर या तो एनडीए के सामाजिक समीकरण में दिख रहे हैं, या फिर जो एनडीए के सामाजिक समीकरण के उलट है, वो ज्यादातर उनके गांव के गांव बिहार में मल्लाह वोटरों के, उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में मैंने देखा, उत्तर पश्चिम बिहार में खासकर तिरहुत के इलाके में, चंपारण के इलाके में, सारण के इलाके में, वो माले के काडर में तब्दील हो चुके हैं। मतलब माले का काडर, मतलब कि सहनी वोटों का काडर, इस ढंग से बना हुआ है एक माहौल। तो खैर मुकेश सहनी की ज्यादा सीटों की डिमांड उनका अपने समुदाय पर वैसा होल्ड नहीं है जैसा होल्ड तेजस्वी यादव का अपना या लालू यादव का अपने समुदाय पर है। और अब तो राजेश राम का भी दिख रहा है जमीन पर। इलेक्शन पहला लिटमस टेस्ट होगा कि होल्ड है या नहीं, लेकिन परसेप्शन तो दिख रहा है कि राजेश राम का होल्ड है, खड़गे जी का होल्ड है, या संविधान बचाओ के नैरेटिव का असर है। लेकिन दलित बस्तियों में, महादलित बस्तियों में खासकर जाइए तो दिख रहा है कि नहीं, जय भीम, वहां जय भीम ज्यादा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जाने को एनडीए के साथ तैयार नहीं है। और जेडीयू जहां है वहां हो सकता है कि कुछ लोग चले जाएं, वो भी जेडीयू से यदि पिछड़ा कैंडिडेट है तब, या दलित है तब। अब आते हैं इंडिया एनडीए गठबंधन पर। एनडीए गठबंधन के बारे में एक चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड चल रही है। वो चर्चा ऋषि जी ये है कि 105 और 100 और 38 सीटों में सारे सहयोगियों को एडजस्ट करो, और 38 सीटों में 18 से 20 सीटें इनके लिए, क्या नाम है, चिराग पासवान के लिए, और 18 सीटों में 7-8 सीटें मुकेश सहनी के, सॉरी, जीतन राम मांझी के लिए, और 10 सीटें उपेंद्र बचा कर रखी गई है कि उपेंद्र कुशवाहा इन, तो मुकेश सहनी नहीं आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा आउट तो मुकेश सहनी इन। मतलब वहां एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक रहेंगे तो एक जाएंगे, वो गुंजाइश बनाकर रखी गई है। क्या लगता है कि 18 से 20 सीटों पर चिराग पासवान मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता है, मुश्किल है चिराग पासवान के लिए भी, क्योंकि चिराग पासवान की आकांक्षा बहुत अधिक है। देखा होगा आपने, खुद से उन्होंने घोषणा किया कि बिहार उनको बुला रहा है, और मतलब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कम से कम वो 25 से कम सीटों पे तो नहीं लड़ेंगे।
लेकिन स्थिति जो एनडीए में बनी हुई है, जेडीयू किसी भी हालात में बड़े भाई की भूमिका में ही बने रहना चाहते हैं। और जो आपने कहा 105, कहीं 109 की भी चर्चा है। और आपने जी देखा भी होगा कि जेडीयू ने जो तमाम विधानसभा सीटों पे जो एक अपना टीम गठित कर दी है विधानसभा वाइज, उसमें आपने देखा 109 सीटों का सूची देखा होगा। जी तो ऐसे स्थिति में बड़ा मुश्किल है तमाम छोटे छोटे घटकों को एडजस्ट करना। और देखिए नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट पहले भी वो कर चुके हैं कि मेरा गठबंधन बीजेपी से है। बाकी घटकों का जैसे जीतन मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी आते हैं, तो उनका गठबंधन बीजेपी से है। तो बाकी 105 की अभी बात आप यदि मान लें कि 105 जेडीयू चुनाव लड़ेगी, तो बाकी सीटों पे बीजेपी इन गठबंधनों के साथ कैसे, इन छोटे दलों के साथ कैसे सीटों का बंटवारा करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए सामाजिक जी समीकरण को भी दुरुस्त करना है। और तमाम जो सर्वे आ रही है अभिषेक जी, उसमें तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लीड देते हुए दिखाया जा रहा है। जी और ऐसे स्थिति में कोई भी एक जो छोटे छोटे से छोटे घटक है यदि निकल जाते हैं, तो इसका नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ेगा। और उपेंद्र कुशवाहा ही है, तो कुशवाहा में उनकी इमेज अच्छी है। जीतन जी मांझी हैं तो गया के आसपास में मुसहरों में उनकी अच्छी मतलब एक पकड़ है। तो ऐसी स्थिति में किसी को नाराज नहीं करना चाहेंगे। वह तो यह चाहेंगे कि कुछ सीटों का कुर्बानी देके मुकेश सहनी को भी लाया जाए, कुछ सीटें उनको दिया जाए, और कुछ सीटों पे उनके बीजेपी के उम्मीदवार ही वीआईपी के सिंबल में चुनाव लड़े। तो ये तमाम रसाकसी हो रही है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। देश के जो जी तथाकथित चाणक्य हैं अमित शाह किस प्रकार से तालमेल बैठाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है, लीडरशिप को लेकर है। और 3-4 रोज पहले ये खबर थी, मैंने ही ट्वीट किया था कि जेडीयू के एक बड़े मंत्री का मुलाकात राजद के एक बड़े नेता से हुई है। और इंटरेस्टिंग ओला बात कैब यह है कि जो ओला कैब से जाते हैं, जबकि उनके पास कारों का काफिला होता है। जब मंत्री चलते हैं तो क्या भोकाल होता है, कहने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरे में ओला में बैठे मंत्री जी अकेले चुपचाप जा रहे हैं। अब पत्रकार होते हैं, पीछे पीछे लगे हुए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम भी चाहे मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। तो नीतीश कुमार खुद अभी मुझे नहीं लगता है कि फाइनल डिसीजन उन्होंने लिया है कि एनडीए में रहना ही है। कुछ भी ये हो तो आप सकता बहुत है। बड़ी बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने फाइनल डिसीजन बिल्कुल नहीं लिया है बिल्कुल कि एनडीए में रहना है। बिल्कुल। देखिए आप देखिए रात के अंधेरे में उस मंत्री का जो नीतीश कुमार के वफादार हैं, उसका राजद के एक बड़े नेता से मुलाकात करना क्या है। यदि मैं जी किसी व्यक्ति का, यदि मेरा आपसे काम है तो मैं खुलेआम आपसे मिलूंगा। हाँ, हो उसमें कोई सकता है दिक्कत नहीं हमारा है, हर आपका दल के लोग हर दल से मिलते हैं। आ, हो सकता है हमारा आपका वैचारिक मतांतर हो सकता है उस मंत्री का राजद के नेता से मतांतर हो, लेकिन पारस्परिक संबंध तो होते ही हैं। हर दल के लोग हर दल से मिलते हैं, किसी के घर लेकिन जाके कोई कि, जाकर कि, के मछली किसी चावल खा सकता है बिहार में। किसी बड़े मंत्री का अपोजिशन पार्टी के बड़े नेता से गुपचुप तरीके से मुलाकात करना, वो भी ओला के सवारी करके, तो कहीं ना कहीं संशय के बादल तो खुद क्रिएट करते हैं ये लोग। और फिर चलिए हम अब लोग यदि खबर चलाएंगे तो ये लोग कहेंगे देखिए गॉसिप कर रहे हैं। भाई गॉसिप का तो मौका आप ही दे रहे हैं। चलिए जी। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री का राजद के बड़े नेता के यहाँ जाना, वो भी सरकारी गाड़ी और अपनी प्रचलित गाड़ी को छोड़ करके ओला कैब से, ताकि कोई पहचान न पाए कि जा रहे हैं, कहीं न कहीं अंदर खाने चीजें बड़ी हैं। और आखिरी सवाल ऋषि जी, आज मैंने देखा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। बिहार में लोग जान से हाथ धो रहे हैं, कई सारी घटनाएं हो गई। सिवान में घटना हो गई, बड़ी घटना। पटना में व्यवसायी खेमका के साथ उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी, उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा। पूर्णिया में घटना हो गई। जिस ढंग से एक सीरीज चल रही है, सुशासन बाबू की छवि पर तो सवाल है। और जब छवि पर सवाल है, उस दरमियान बिहार के डीजीपी, जो बड़े साफ सुथरे अधिकारी माने जाते हैं, विनय कुमार, उनका एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है कि बिहार पुलिस अपने आधे स्ट्रेंथ यानी 50% के साथ काम कर रही है। 2,47,000 पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है और 1.25 लाख पे काम कर रही है। 2.5 लाख में 1.25 लाख।
ये बात है, उसके 50% पे काम करने का मतलब यही हुआ ना, 1.25 लाख पे काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल और बिहार में नौकरियां दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर वाली नौकरियां क्यों नहीं भरी जा रही है? क्या यहां भी अग्निवीर है? क्या है मामला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए ऋषि जी। आप देखिए, नीतीश कुमार के सुशासन बाबू कहा जाता था कि नीतीश कुमार CCC से कम समझौता नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, देखिए, भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता नहीं करते। ये कौन सा समझौता है? ये समझौता तो नहीं कर सकते, लेकिन हीला हवाली तो जरूर है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप भी इस बात से सहमत होंगे और आपने कहा भी, ये बिहार का सौभाग्य है कि बिना विनय कुमार जैसे तेज तर्रार, जी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जो 2 बजे रात में भी आप यदि उनको मैसेज करेंगे तुरंत विद इन ए सेकेंड आपको रिप्लाई करेंगे। इतने मेहनती और इतने कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी डीजीपी हैं, सौभाग्य है जी हम लोगों का और बिहार का। आप देखिए पुलिस का स्ट्रक्चर देखिए, एडीजी कौन है? कुंदन कृष्णन है। आईजी पटना के कौन है? जितेंद्र राणा, जो अपने आप में बहुत तेज तर्रार अधिकारी जी है। उसके बावजूद भी क्राइम हो जाना, कहीं ना कहीं देखिए, आप देखिए जो लोअर लेवल पे जो पोस्टिंग होती है, खासकर जो थानेदार का या इन लोगों का, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। अब डीजीपी साहब तो ये कहेंगे नहीं कि ये लोग जो है हम पे मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है। आप देखिए सिवान में जो घटना हुई है अभिषेक जी, ऐसा कहा जाता है कि वहां के एक बड़े मंत्री, उस जिला से संबंध रखने वाले बड़े मंत्री ने चुनावी पोस्टिंग करवाई है। एक प्रमोटेड डीएसपी जो एसपी बने हैं उनको वहां पे जिले में तैनात कराया गया। ये चुनावी पोस्टिंग जब तक कराते रहिएगा, फिर डीजीपी और तमाम किसी पुलिस अधिकारी पे आप सवाल उठाने का आपका अधिकार नहीं है। और जी बिल्कुल सही कहा डीजीपी साहब ने कि जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसका 50% है। आप देखिए 1 लाख पे नेशनल एवरेज देख लीजिए, नेशनल एवरेज देखिए 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने पुलिस होना चाहिए, अन्य राज्यों का 1 लाख पे कितना होना चाहिए और बिहार में कितना है। बिहार में यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1 लाख पे 85 या 86 मात्र पुलिसकर्मी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ऊपरी 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 जो पद है, डीजीपी का जो पद है, उस पर आपने एक बेहतरीन अधिकारी को नियुक्त किया, लेकिन क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या हो रहा है? दूसरी बात यह है कि शराबबंदी और जो जमीन का जो बिजनेस है, शराब का जो गोरख धंधा है, उसमें निचली स्तर पे देखिए कितना बड़ा मतलब गंद फैला हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है। जो घटना हो रहा है, ये भी जो घटना हुई है, खेमका वाली जो घटना हुई है, जैसा रिपोर्ट तमाम खबरों में चैनलों में चल रहा है, आपने जो प्रकाशित हुआ वो देखा, जमीन विवाद में मर्डर हुआ है। जी तो ये समझने की जरूरत है अभिषेक जी। सर, दूसरी बिहार बात में यह ऋषि है, जी, ऋषि जी दूसरी आपने बात जमीन यह विवाद है, का जिक्र किया। ऋषि जी मैं एक मैं बात मैं एक कह मैं दूं एक इसमें। बात एक बात कह खत्म करूंगा अभिषेक जी। डीजीपी साहब को आपके माध्यम से मेरा ये मैसेज है, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज है। मैंने एक थाने में तो ये देखा कि शांति समिति का मेंबर वही है, वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसी थाने में एफआईआर है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो शांति समिति का मेंबर है, उसी व्यक्ति का उसी थाना में एफआईआर है। वो कैसे मेंबर बन जाता है? कैसे थानों का दलाली जी करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जमीन विवाद का जो जिक्र किया, मैं आपको याद दिला दूं, आपको भी याद होगा, पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया था। पटना हाई कोर्ट का आदेश क्या था? और ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि बिहार में ज्यादातर विवाद हो रहे हैं या तो शराब की होम डिलीवरी, या फिर सबसे बड़ा कारण जमीन है। शराब तो दूसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा कारण जमीन विवाद है कि कोई किसी की जमीन रजिस्ट्री कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, वो 2023 में आया था, अक्टूबर नवंबर में शायद। वो आदेश ये था कि संयुक्त परिवार में जब तक औपचारिक रूप से बंटवारा नहीं होता है, तब तक संयुक्त परिवार की कोई जमीन नहीं बिकेगी। एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फेयर आदेश दिया। आप जाइए सीओ के यहाँ से अपना बंटवारा कराइए, पेपर अपना कराइए, ऑनलाइन चढ़वाइए, बेचिए। उस वक्त 4-5 महीने तक ये आदेश लागू रहा, और उस वक्त ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि सही बिहार कहा। में रामराज्य आ गया है, रामराज्य आ गया है, ऐसा लग रहा था। अरे लेकिन कचहरी सुप्रीम सुना कोर्ट हो ने गया था। जैसे, नहीं नहीं, कचहरी रजिस्ट्री ऑफिस सुना हो गया रजिस्ट्री था। ऑफिस भी सुना हो दलाली। गया था, वो बात तो सही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी बिहार में लग रहा था कि उन 4-5 बिल्कुल। महीनों में राम राज्य आ गया है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर स्टे लगाया और इजाजत दे दी कि संयुक्त परिवारों की जमीन की बिक्री हो सकती है,
उसके बाद फिर से क्राइम रेट बढ़ गया और आज तो हालत ये हो गई है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या है। तो हाई कोर्ट पे बैठने वाले जज दरअसल बाहर के नहीं है, ज्यादातर लोग, इक्का दुक्का लोग बाहर से हैं, ज्यादातर लोग बिहार से और सामाजिक परिस्थितियों को देखने समझने वाले हैं। हमारा आपका कान नाक जैसे खुला हुआ है, आंख खुला हुआ है, स्वाभाविक है वो भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी देख रहे थे तभी ऐसा आदेश पारित किया। लेकिन काश अगर वो आदेश आज भी सुप्रीम कोर्ट फिर से लागू कर दे, फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाएगी। और लोगों का जो सर्वे हो रहा है ना, बिना ये सर्वे कराए लोग अपने से खुद से बंटवारा कर लेंगे कि चलो भाई अब शांतिपूर्वक ढंग से कर लो। उस शॉर्ट पीरियड में दलालों की दुकानें बंद हो गई थी, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में हो, सीओ ऑफिस में हो, डीसीएलआर ऑफिस में हो, दलालों की दुकानें बंद हो गई थी, क्राइम घट गया था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी बिहार में बड़े घटनाएं हुई है, चाहे मुजफ्फरपुर में प्रथम मेयर का इंतकाल होना या आशुतोष शाही वाला मामला आपने देखा होगा, जमीन से संबंधित ही मामला था। ये तमाम ऐसे खबरें बिहार के तमाम खेमका मामलों में भी जी कुछ लोग बिल्कुल इस बात सही को कहा कह रहे हैं। है उसमें बिहार पुलिस ने कहा है 34 एकड़ का कोई प्लॉट था, उसको लेकर विवाद था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये जमीन विवाद, तो बिहार पुलिस को ये देखना होगा कि जमीनों के कारोबार में कौन भूमाफिया जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, शराब के धंधे में कौन से जो क्रिमिनल है वो इन्वॉल्व है, नेता इन्वॉल्व है, बड़े बड़े नेता, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, यही लोग जो हैं इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं या दिलवाते हैं। तो ऐसे लोगों पे आपको लगाम कसना होगा। और मुझे बिहार के डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं। देखिए उम्मीद कायम रहती है या नहीं रहती है। जी चलिए ऋषि जी, आज चर्चा काफी लंबी हो गई, लेकिन बिहार के ज्वलंत मुद्दे काफी सारे थे। सवाल यही उठता है कि चुनावी साल में बिहार के लोग जनादेश का निर्माण किस प्रकार से करें। जनमत का निर्माण जनादेश का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन जनमत किस मुद्दे पर? अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, एमएसपी गारंटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास सूचकांक के पैरामीटर्स। स्वाभाविक है कि किसी भी लोकतंत्र में जनमत के सबसे बड़े पैरामीटर्स, जनमत को तय करने वाले सबसे बड़े पैरामीटर्स यही होते हैं। लेकिन आज बिहार में चल क्या रहा है? चल यही रहा है कि जनमत को तय करने के लिए और इन पैरामीटर्स पर सोचने के लिए जिस जनता की जरूरत होती है, उस जनता को चुनाव के एन वक्त पहले कागजात मांगकर परेशान किया जा रहा है, लाइन में खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर अभी दोनों गठबंधनों में पेंडुलम की स्थिति बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन को लेकर कि किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, जैसा कि ऋषि मिश्रा जी ने बताया, अंतिम फैसला अब तक नहीं लिया है कि हालात अंततः क्या होंगे। और दोनों गठबंधनों में मामला लटका हुआ है। लेकिन बिहार में मामला लटका हुआ है ये मुद्दा नहीं है, आश्चर्य ये नहीं है, क्योंकि जब बिहार ही लटका हुआ है तो बिहार में राजनीतिक गठबंधन या बिहार के लोगों का मुद्दा लटका हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है कि बिहार कब तक लटका रहेगा? जब तक लोग ताली बजाते रहेंगे प्रधानमंत्री की सभा में कि गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए जनरल बोगियों वाली ट्रेन सहरसा से और जयनगर से और बिहार के किसी कोने से खोल दी गई है, ताकि लेबर के लोग, मजदूर भाई लोग, श्रमिक लोग यहाँ से उसमें लदा करके वहां जाते रहे। जब तक इस पर ताली बजाते रहेंगे बजाय इस पर सवाल करने के कि हम क्यों जाएं उस अमृत भारत नाम की ट्रेन में, क्यों जाएं जननायक और जनसेवा जैसी जनरल बोगियों वाली ट्रेन में, क्या हमारी किस्मत में मजदूर बनना ही लिखा है? तब तक बिहार में यही होता रहेगा, लाइन भी लगते रहेंगे और बिहार की सियासत में दोनों गठबंधन, चाहे इधर के हो या इधर के, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल भी करते रहेंगे। अब तो एक तीसरे भी आ गए हैं जनसुराज वाले, वो भी इस्तेमाल करने ही आए हैं और वो तो अजीब बातें कह रहे हैं कि हम रील बनाना सिखाएं। रील बना करके लोग कमा लेते हैं, वो उनके पास रोजगार का यही फॉर्मूला है डिस्टेंस माइग्रेशन टालने का, कि वो कह रहे हैं कि रील बनाना कैसे यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है वही सिखाएंगे। अरे भाई वो लोग पहले से सीख चुके हैं, वो आपके सिखाने से लोग नहीं सीखेंगे। खैर, बिहार के लोग क्या सीखेंगे क्या सिखाएंगे वक्त बताएगा।
लेकिन ऋषि मिश्रा जी ने जो बताया वो निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में यही कह सकते हैं कि अभी क्लाइमेक्स हुआ नहीं है, क्लाइमेक्स के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की और अब से लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।